हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के फिजिक्स को लेकर। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा गोलीय सतह है। जब इसको हम अंदर की तरफ से कलई कर देते हैं तो हमारा ये कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ये P हो गया, ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया। वस्तु दर्पण के सामने स्थित होता है। मान लेते ये A और B क्या है? हमारा वस्तु है। और एक किरणें इसके यहाँ से चलेगी जो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे इधर निकल जाएगी। इसको हम लोग इस तरह से एरो से तीर से दिखा सकते हैं। और ये काल्पनिक रूप से कहाँ जाएगा? फोकस से जाते हुए गुजरेगा। काल्पनिक रूप से कहाँ निकलेगा? ये फोकस से। इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से ये फोकस से निकलेगा। उसके बाद दूसरी किरणें जो है वो कहाँ से निकलेगी? ये यहाँ से यहाँ तक आएगी और इसके बाद पुनः वापस इधर मुड़ जाएगी। क्यों? तो ये अंदर कलई किया हुआ, इसलिए अंदर जा नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी रूप से डॉट डॉट करके यहाँ से यानी सेंटर से मिलाते हैं। और जहाँ दोनों मिल जाता है, देखिए यहाँ ये लाइन है, यहाँ मिल रहा है, यही क्या कहलाता है? हमारा प्रतिबिंब कहलाता है, ए और बी। इसको हम लोग ए डैश कहेंगे, बी डैश कहेंगे। ठीक से देखने के लिए हम पहले से एक फिगर बना के रखें, आप इसको देख सकते हैं। चलिए समझते हैं। इस फिगर में ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा वस्तु रखा हुआ है जिससे कि दो रेखाएं जा रही है, दो किरणें जा रही है, किधर जा रही है और ये डॉट डॉट में इधर आ रही है। दूसरी जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वापस इसी दिशा में लौट आती है। लेकिन जब ये इमेजिनरी रूप से हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं सेंटर की तरफ, तो ये दोनों यहाँ कटती है और जहाँ कटती है वही तो हमारा प्रतिबिंब होता है। तो देखिए ए बी, यहाँ ए डैश बी डैश कैसा बन रहा है? देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु के जस्ट सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो बढ़ते हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ। दूसरा स्लाइड है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। किसमें? साइड मिरर के रूप में। किसमें? वाहनों के साइड मिरर के रूप में। आप लोग देखे होंगे कि जो कोई वाहन है, कोई गाड़ी वगैरह सब में जो साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, आगे ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है? तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये हमारा उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल दर्पण है। ये इसको यदि हम ऐसे कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। थोड़ा ये और कर्व टाइप का रहता है, इस टाइप से। तो देखिए इसका जो दृष्टि पटल है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और ठीक से फिगर हम लोग बनाते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा तुरंत पेन लेते हैं। देखिए ये है, मान लीजिए उत्तल दर्पण। इसको हम लोग कलई कर देते हैं, उत्तल दर्पण बन गया। तो इसका जो प्रकाशिक क्षेत्र होता है ये इतना बड़ा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण जो है कि इतने बड़े क्षेत्र को, यहाँ से लेके यहाँ तक के क्षेत्र को आसानी से देख सकती है। यानी आप देखेंगे कि वो छोटा सा दर्पण है लेकिन बहुत बड़े भाग को आप उससे देख सकते हैं। इसका क्या कारण है कि इसका जो दृष्टि पटल होता है यानी देखने वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है। और चूंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम पीछे आने वाले वाहनों को ठीक से देख सकते हैं, इसलिए जो है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि जो उत्तल दर्पण है उसका प्रकाशिक क्षेत्र या फिर दृष्टि पटल अधिक चौड़ा होता है और वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी कि किस तरह से गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी काम करता है, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, कौन सी दूरी धनात्मक होगी। तो देखिए एक चीज कि सभी दूरी जो हम लोग मापते हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। ये पोल है, इसको ध्रुव भी बोलते हैं हम लोग, ध्रुव से मापते हैं। यदि ध्रुव के हम लोग इधर बाईं ओर मापें तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ चिन्ह भी है ना, ऋणात्मक यानी माइनस होगा। जबकि यदि हम दाएं तरफ मापें तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद यदि हम ये इसको हम लोग यहाँ से x डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। x डैश को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई हो दूरियां, देखिए यहाँ ऊपर मापी गई हो दूरियां, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऊंचाई पर की ओर प्लस है। और यदि इसके जस्ट विपरीत माप रहे हों यानी नीचे माप रहे हों तो ये जो कहलाएगा, ये क्या होगा, ऋणात्मक दूरी कहलाएगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है कि इस पे जैसे हम लोग ग्राफ में यूज करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग दूरी को मापते हैं। चलिए इसका कुछ नियम है जो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, कहता है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रेखा की ओर रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब मतलब वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, यानी हमेशा वस्तु दूरी जो होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कहता है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जस्ट अभी देखिए ये यहाँ से मापते हैं हम लोग। चलिए अगला कहता है मूल बिंदु के दाईं ओर, अभी तुरंत देखिए दाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जस्ट ऐसा, यानी इधर हम लोग माप रहे हैं तो धनात्मक क्या होता है, धनात्मक, जबकि इधर यदि हम लोग माप रहे हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। तो जस्ट ये देखिए इधर जो हम लोग मापेंगे ये सब क्या कहलाएगा, धनात्मक। और जस्ट इसके उल्टा लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के लंबवत के नीचे की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। जस्ट ये वाला देखिए इधर जो मापेंगे हम लोग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है दर्पण तथा आवर्धन सूत्र। तो पहले दर्पण सूत्र देखते हैं क्या। तो ये जो दिख रहा है यहाँ आपको दर्पण सूत्र क्या है, 1/b + 1/u = 1/f। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र लिखेंगे, जहाँ भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। चलिए प्रतिबिंब दूरी। u क्या है, वस्तु दूरी। u क्या है, वस्तु दूरी। और f क्या है, f हमारा है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग आवर्धन क्षमता। क्या देखते हैं, आवर्धन। क्या होता है भाई आवर्धन, कहता है यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये कोई एक दर्पण है, ऐसे यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन रहा है। मान लीजिए ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, गिव मी सम सेकेंड। ये तुरंत हम लोग इरेज करते हैं, इसको भी थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको जगह मिल सके। चलिए फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, ठीक। और इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और दूसरा चूंकि इसके सेंटर से जाता है, मान लेते हैं यहाँ बन रहा है। तो ये क्या है, मान लीजिए ये वस्तु की ऊंचाई होगी और ये क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वही कहता है यदि h डैश बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन जो है वो क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि m बराबर h डैश बटे h। अच्छा, इसको ये तो था वस्तु की ऊंचाई के टर्म में। यदि हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के टर्म में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला m बराबर h डैश बटे h बराबर -v/u। तो आप इस तीनों फार्मूला को आप याद रखें। अभी जस्ट हम लोग आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसमें हमको आसानी होगी समझने में। तो आप ये तीनों फार्मूला को रखें। आपको याद रखना है कि आवर्धन m, वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v
से संबंधित हो तो हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, h डैश बाय h बराबर माइनस बी बाय यू। चलिए अब देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या है, कहता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो वक्रता त्रिज्या यानी c हमको कितना दिया हुआ है 32 cm, तो f बराबर क्या होगा, सॉरी वक्रता त्रिज्या यानी r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है r दिया हुआ, r बराबर 32 cm, तो f बराबर होता है r/2 यानी 32/2 बराबर 16 cm। अच्छा देखिए यहाँ क्या कहता है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है वो दोनों क्या है बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई। तो यही चीज इसका मतलब है कि जितना बड़ा वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बन रहा है। तो चलिए ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली क्लास 10th और 12th के आर्ट, साइंस, कॉमर्स और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके और आप यहाँ से बिना किसी खर्च के आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सजा के और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आ सके। धन्यवाद। इसके साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद।